आपने इतनी क्वालिफिकेशन करी, आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन आपने एज अ क्रिएटर करियर में क्यों चुना? मैंने पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी फर्स्ट ईयर तक किया हुआ है और मैं जॉब कर रही थी। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। तब मैं भंडारा खा के वापस आई तो मैं देख रही हूँ उसमें 21 मिलियन व्यूज पहली वीडियो पे 21 मिलियन। भारत की बेटियां है, उनके लिए आपके लिए क्या राय है जो आप संस्कृति से जुड़े रहे? हर लड़की को आना चाहिए अपना स्टैंड लेना कि हाँ मैं सही हूँ और जहाँ आप गलत हो वहाँ झुकना सीखो। तो यही बोलूंगी, कुछ ऐसी वीडियोस हमेशा बनानी चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हो सके। अगर आप बैड वर्ड्स यूज कर रहे हो तो लोग आपसे क्या ही इंस्पायर होंगे। कुछ नए क्रिएटर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो जो शुरुआत में कुछ वीडियोस बनाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं? पता नहीं क्यों वृंदावन में एक ऐसी चीज है, आप वहाँ अगर एक बार जाते हो ना तो शायद आप पागल हो जाओगे। जैसे अभी आपने बोले इनकम की बात करी, तो आधी हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है और खासकर यंग क्रिएटर कितना कमाते हैं। वेलकम टू माय चैनल द स्टोरीज स्पीक। दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड के गेस्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हूं, जिनके 50 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम में है, 40 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब में है, जो कि ऑल इंडिया टॉप इन्फ्लुएंसर में से एक है और रायपुर की सबसे बड़ी क्रिएटर है, जिनका नाम है अलीसा राजपूत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो भी। हाय, तो मैं सबसे पहले सभी को बोलूंगी जय श्री राम। और शुरुआत हम जय श्री राम से ही करते हैं तो सारी चीजें बेटर होगी। आई थिंक वैसे आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरे एक भाई है और एक बहन है, दोनों ही छोटे हैं। हाँ। और सबसे छोटा जो भाई है वो एयरफोर्स में है। हाँ। और छोटी बहन दुबई में काम करती है, मम्मी पापा। अरे वाह। एज ए क्रिएटर आप कितने साल से हैं? एज अ क्रिएटर मैं अराउंड 6 से 7 साल हो गए। जब से टिकटॉक आया था तब से आए थे और अभी तक है। मैं एक सच्ची बात बताऊं तो मैं आपको टिकटॉक से ही फॉलो करते आ रहा हूँ। काफी शुरुआत से वीडियो देखते आया तो बहुत अच्छा लगता था। वॉइस रिस्पेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाने तो मोस्टली लड़के मुझे फॉलो करते थे। पर उसका भी एक रीजन था, मैंने वीडियोस बनाना इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मैंने देखा था मेरा भाई कितना स्ट्रगल करता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं एक्चुअल में। तो वो चीजें मैंने देखी थी तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बॉयज के ऊपर बनाऊंगी वीडियोस। और मैंने बनाना शुरू किया और पब्लिक का सपोर्ट भी मुझे काफी मिला। मतलब लड़के काफी सपोर्टिव थे कि नहीं, हमारे लिए कोई तो कुछ तो बोल रहा है। अगर आप मेरे टिकटॉक वीडियोस उठा के देखोगे या पुराने इंस्टाग्राम स्टोरीज वीडियोस उठा के देखोगे तो आपको बॉयज के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी। अभी मैंने थोड़ा सा कंटेंट स्विच कर दिया है पर बॉयज के लिए रेस्पेक्ट अभी भी मिली है दिल में बहुत ज्यादा। आपने क्वालिफिकेशन कहाँ तक की करी? अगर मैं बताऊंगी तो सब बिलीव नहीं करेंगे, बट मैंने पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी फर्स्ट ईयर तक किया हुआ है और मैं जॉब कर रही थी। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। आपके पेरेंट्स राजी हो गए थे सोशल मीडिया? पेरेंट्स तो पहले से ही शुरू से ही सपोर्टिव थे, पर जो सबसे ज्यादा सपोर्ट जिसने किया है वो मेरा भाई है। उसने हमेशा से सपोर्ट किया है कि जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर। लाइक मैंने पीएचडी किया माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बाद भी उसने ये कभी नहीं बोला कि नहीं वीडियोस नहीं बना, ये मत कर वो मत कर। पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे और रिश्तेदारों का तो काम ही है बोलना। तो उन्होंने बोला पर पेरेंट्स ने नहीं सुना, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आपने इतनी क्वालिफिकेशन करी, आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन आपने एज अ क्रिएटर करियर ही क्यों चुना? मुझे पता था कि मैं प्रोफेसर बन सकती थी, पर मैं आपको बता दूं कि बचपन से मुझे बहुत ज्यादा शौक था एक्टिंग वगैरह का। मैंने डांस क्लासेस भी किया है। मतलब पापा हमें लेके जाते थे, डांस क्लासेस तक लेके आते थे। और आप लोगों को सुन के बहुत वो लगेगा बट मैंने एक्टिंग क्लासेस भी करी है बचपन में। आई थिंक 7th या 8th में थी तब यहाँ पे कोई डायरेक्टर आए हुए थे और छत्तीसगढ़ की पहली हिंदी पिक्चर थी उमस। उसमें मैंने काम भी किया हुआ है, ये बात किसी को पता नहीं है बट उसमें मैंने काम किया हुआ है एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस। तो वहां से पहले से था ये बीज, बोया नहीं है, पहले से बीज थी ऐसा। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वायरल होने लग गई और इनकम भी आने लग गई, ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं यही करियर चूज करूंगी और इसी में जाऊंगी आगे। और फैमिली का फाइनेंशियल उस टाइम थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैं एमबीबीएस करूँ, डॉक्टर बनूं, बट नहीं कर सकते थे बिकॉज फाइनेंशियल इशू से। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना इसी में घुसा जाए क्योंकि इसमें पैसे बहुत है। एकदम मतलब करेक्ट बात बोलूंगी कि सारे क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैप्पी हैं इस वजह से ही। तो जैसे अभी आपने बोले इनकम की बात करी, तो आधी हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है और खासकर यंग तो जानना चाहते हैं आप एक क्रिएटर कितना कमाते हैं, इनकम कितनी होती है। बस यही बोलूंगी कि पहले हम लोग आलू की सब्जी खाते थे और अब पनीर की सब्जी खाते हैं, तो आप अनुमान लगा लो। अभी आपके जैसे 5 मिलियन फॉलोअर्स है, तो जनता ये जानना चाहती है इसके पीछे की आपका स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल तो यार सबकी लाइफ में होता है। बिल्कुल। आप जॉब करोगे तो भी स्ट्रगल है,
अगर आप नहीं भी करोगे तो भी स्ट्रगल है, उठने बैठने में भी स्ट्रगल है, हर चीज में स्ट्रगल है। तो मेरी लाइफ मतलब जो इस क्रिएटर बनने में जो स्ट्रगल था वो यही था कि जब मैं वीडियोस बनाती थी तो लोग तो ये बोलते थे, और दूसरी बात मैं जॉब करती थी। तो मैं सुबह सुबह जॉब के लिए जाती थी, 6 बजे यहाँ से निकलती थी घर से और मैं पहुंच जाती थी वहाँ 8 बजे तक, क्योंकि दूर था काफी, कुम्हारी यहाँ से दूर है, वहाँ जॉब करती थी एज अ मैनेजर। तो वहाँ जॉब करने के बाद मेरे को छुट्टी मिलती थी शाम के 5 बजे, आते आते 6 बज जाते थे, तो डिम हो जाती है लाइट। बट स्टिल मैं छत पे वीडियोस बनाती थी और मेरी मम्मी मेरे वीडियोस बनाते थे। ऐसा मेरी मम्मी मेरी वीडियोस बनाते थे, और वो वीडियो बनाने के बाद मैं डांस सिखाने जाती थी। तो रात हो जाती थी आते आते, 10 बज जाते थे। फिर आओ, फिर खाओ पियो, अपनी पढ़ाई करो, फिर जॉब को जाओ। तो ये चला है मेरा पूरा, मतलब अराउंड 6-7 महीना, जब तक मेरी वीडियोस वायरल नहीं हुई। फिर मेरे डांस क्लास वाले सर है, मैं हर इंटरव्यू में ये चीज बोलती हूँ, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला कि सब लड़कियों पे बोलते हैं, सब लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इतना लड़कों के लिए बोलती है और स्टैंड लेती है हमेशा, उन्होंने देखा है, तो तू कुछ बोल। अब मैंने वो लिखा था फर्स्ट टाइम, और ऐसा हुआ कि टिकटॉक पे मैंने वो वीडियो डाली। डालने के बाद पास में भंडारा हो रहा था, तो हम सब खाने चले गए थे, सीरियसली। तो हम खाने चले गए, और जब मैं भंडारा खा के वापस आई तो मैं देख रही हूँ उसमें 21 मिलियन व्यूज पहले वीडियो में। पहली वीडियो पे 21 मिलियन, मतलब पहले डालती थी वीडियोस, हाँ। बट बोल के जो बोलते हैं वो वीडियोस नहीं डालती। खुद का कंटेंट। हाँ, खुद का कंटेंट वो मैंने डाला था, और उस पे 21 मिलियन व्यूज थे। तो देख के मैं बोली बाप रे। और वो सारे मीम पेजेस ने शेयर किया था, सारे मीम पेजेस ने शेयर किया था। उस टाइम मेरे को बहुत अप्रिशिएशन में मिला था। बट इससे पहले भी मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो कुछ 5 या 10 मिलियन गई थी। और वो वीडियो का एक छोटा सा वो है कविता, वो मैं बोल के आपको बताऊंगी अभी। मेरे पापा ने सिखाया था, बचपन से सिखाया। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में पर लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, चढ़ जाती हैं बेटियां। रुलाते हैं बेटे, रोती हैं बेटियां, कुछ भी कहो पर अच्छी हैं बेटियां। तो ये वीडियो मेरी अच्छी गई थी। उसके बाद मैंने लड़कों वाली वीडियो बनाई थी, और लड़कों वाली वीडियो भी शायद अभी सब लोग भूल चुके होंगे, तो मैं फिर से वो दोहराना चाहूंगी। वो वीडियो कुछ ऐसी थी कि 4 लड़कियों को बैठकर मैंने ये बोलते सुना है, यार तेरा भाई बड़ा मस्त है, सेटिंग करवा दे। पर 4 लड़कों को बैठकर मैंने ये बोलते कभी नहीं सुना कि यार तेरी बहन बड़ी मस्त है, मेरी सेटिंग करवा दे। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया, मैंने बहुत सुना है ये। हाँ, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे ही हर लड़का एक जैसा नहीं होता भाई। बस यही था। वैसे आप इसके पहले जब आपके 21 मिलियन व्यूज गया, जब आप हाँ। खुद के कंटेंट वाइज का, तो इसके पहले आपने काफी वीडियोस बनाए। हाँ। जो आपने सबसे पहली जो वीडियोस बनाए थे, तो उसमें कितना व्यूज था? हाँ, तो याद नहीं है, पर कम ही था, ज्यादा नहीं था। उसके बाद से मुझे हाइप मिलना शुरू हुआ, हाँ। और फिर तो बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा दुखद घटना तब हुई जब टिकटॉक बैन हो गया इंडिया से। मुझे भी इसके बहुत बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बट उस टाइम रॉबिन, जिनको अभी सब मेरे हस्बैंड के लिए जानते हैं, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है बट स्टिल, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि तू इंस्टाग्राम पे कर, तू कर सकती है। तो मैंने फिर बोला कि ठीक है, मैं इंस्टाग्राम शुरू करती हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, और बाय द ब्लेसिंग ऑफ राधा रानी बहुत अच्छा जाने लग गया इंस्टाग्राम, और काफी अच्छा अभी भी चल रहा है। अभी जैसे आपने रॉबिन भैया की बात करी, तो उनसे आप कहाँ मिले थे? उनसे मैं इंस्टाग्राम पे मिली थी। इंस्टाग्राम में? हमारा ऑनलाइन प्यार है। अरे वाह। उस समय आपके कितने फॉलोअर्स थे और उनके? लाइक हम टिकटॉक से जानते हैं एक दूसरे को। उनकी कुछ 20 मिलियन टिकटॉक वीडियो, 20 मिलियन? हाँ 20 मिलियन थे, वो वेरीफाइड थे। और मेरे उस टाइम 5 मिलियन समथिंग थे टिकटॉक पे। तो मैंने फर्स्ट में मैसेज कर दिए थे? मैंने मैसेज किया था। क्यों किया था वो भी बताती हूँ, क्योंकि मेरा टिकटॉक आईडी जो था ना, वो थोड़ा स्टक हो गया था, बढ़ नहीं रहा था। हाँ। और इनकी टिकटॉक लिंक से डायरेक्ट बातचीत थी, ये मुझे बाय थर्ड पार्टी में किसी और से पता चली थी। तो मैंने इनको मैसेज किया था, हेलो सर, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, और उसके बाद शायद उनको मेरा नेचर वगैरह पसंद आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मुझे तुम पसंद हो। और तो मैंने बोला देखो, मैं टाइम पास वाली लड़की हूँ, मुझे टाइम पास नहीं करना, मेरे को एक लॉयल बंदा चाहिए जो मेरे लिए हमेशा रहे। तो अगर तुम्हें प्यार है मुझसे तो मेरे घर आके बात कर लो। मैंने तो बस ऐसे वो चले जाए करके मैंने बोल दिया, हाँ ठीक है छोड़ो यार, हटाओ, वो चले जाएगा। पर नहीं, वो बंदा मेरे घर आया, मेरे मम्मी पापा से बात की उनने, पकड़ के रखे आपको। डेयरिंग तो है भाई। तो चलो इनके साथ हो। आज आपको कितने साल हो गए रिलेशनशिप में? हाँ 4.5 साल। 4.5 साल। ऐसा आप क्रिएटर है, कुछ नए क्रिएटर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो जो शुरुआत में कुछ वीडियोस बनाते हैं, हाँ। लेकिन वो मोटिवेट हो जाते हैं? देखो, मैं बस यही बोलूंगी कि आप लोग कोई भी डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो। आप वीडियोस डेली डालो,
एक दिन 2 दिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 1 महीने 2 महीने डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी कोई वीडियो शायद वायरल हो जाए। अगर नहीं भी हो तो प्लीज हिम्मत मत हारना और वीडियोस बनाते रहना। और सबसे बड़ी बात, आपकी वीडियो में कुछ अलग होना। जैसे मैंने स्टार्ट किया था लड़कों के ऊपर वीडियोस बनाना, क्योंकि पर्सनली वो मुझे अच्छा लगता था। अब मैं कॉमेडी वीडियोस बना रही हूँ, पर थोड़ा अलग कंटेंट होना, तभी जाके आप थोड़ी सी हाईलाइट हो पाओगी। दैट्स इट। ऐसा मैं भी टिकटॉक में जब चल रहा था, मैं भी थोड़ा सा फेम मिल रहा था। Okay. लेकिन ऐसा सही समय में बैन हो गया। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम गई थी उस समय, इंस्टाग्राम में स्विच नहीं हो पाया था। हाँ, बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम में स्विच नहीं हो पाए, तो अभी वो आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल। बट मैं तो बोलूंगी बाय द ग्रेस ऑफ रॉबिन, जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम इंस्टाग्राम पे स्विच हो, और मैं स्विच हो गई। उस समय आप कौन से सिटी पे थे? मैं रायपुर में ही थी। रायपुर में थे। हाँ। और रॉबिन भी हो? इंदौर में। इंदौर में। मतलब मिलना होता था उस समय? नहीं, हमारे मतलब हम मिले ही नहीं थे, बहुत टाइम हो गया था नहीं मिले थे। आई थिंक रिलेशन के 1 साल हो गए थे, उसके बाद हम मिले हैं। मतलब हाँ। इतनी लंबी रिलेशनशिप रहने के बाद एक भी बार ना मिलना बहुत बड़ी बात है। हाँ, लॉयल हमारे बीच कभी से ब्रेकअप नहीं हुआ है बिल्कुल भी। कभी बट झगड़ा? टचवुड, राधा रानी कृपा करे, ऐसा झगड़ा तो छोटी मोटी लड़ाई सब पे होती रहती है, बट ब्रेकअप वगैरह वाला सीन कभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी मुझे समझते हैं और मैं भी उन्हें समझती हूँ। जैसे अभी आपने रॉबिन की बात की, रॉबिन ऑफ ओइंदोरी के नाम से सभी लोग जानते हैं, रॉबिन के नाम से बहुत सभी लोग जानते हैं। तो अभी उनका बहुत मुश्किल वक्त था, तो सब लोग सोच रहे थे कि आप उनका साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपने फिर भी साथ दिया। वो वजह क्या है? क्योंकि मैं उनको जानती हूँ कि वो कैसे हैं, और उन्होंने हमेशा मेरी बहुत ज्यादा केयर की है, हमेशा लॉयल रहे हैं, मेरे दुख में भी साथ रहे हैं और सुख में भी साथ रहे हैं। तो मैं उनकी लाइफ पार्टनर अगर हूँ तो सिर्फ सुख के टाइम साथ रखने के लिए नहीं हूँ, दुख के टाइम भी मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँ। हाँ, मुझे पता है कि उनकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज अभी आई है और जल्दी उस टाइम कोई खड़े नहीं होता, बट मेरे से पहले मेरी फैमिली उनके साथ खड़ी थी। जो भी था, मतलब मेरी फैमिली ने मुझे बोल दिया था कि जो भी है, हमें पता है कि वो लड़का सही है, और मुझे भी पता है कि वो लड़का मेरे लिए कितना सही है, किस जगह वो गलत है, किस जगह वो सही है, पर मुझे पता है कि वो हमेशा से सही रहा है। मेरी उसने हमेशा केयर करी है, हमेशा लॉयल रहा है, लड़कियों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। आप उनकी बहनों को देख लो, वो लोग भी हमेशा खुश रहते हैं उससे। तो मुझे लगा कि मुझे उसके साथ खड़े रहना चाहिए, और हर लड़की को मैं यही बोलूंगी कि हमेशा लड़का गलत नहीं होता। अगर आप दूसरा उसका फेस देखोगे, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वैसे अगर दूसरा पहलू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक लाइफ पार्टनर वही होता है जो दुख में भी साथ दे। अगर मैं हमेशा उसकी खुशी खुशी में ही साथ रहूंगी तो फिर मेरे लाइफ पार्टनर होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। कि अगर मैं उसका बैकबोन बन के पीछे खड़ी हूँ कि मैं तेरे को गिरने नहीं दूंगी चाहे कुछ हो जाए, या सामने खड़ी हूँ कि जितनी भी मुसीबतें आएंगे मैं झेलूंगी, वो हूँ मैं, और मैं हमेशा वैसी रहूंगी उसके लिए, और वो मेरे लिए भी वैसा ही है। तो मैंने उससे ही सीखा ये सब। वैसे देखा जाए तो इस जनरेशन में हर लड़की लॉयल नहीं रहती, लेकिन आप ओइंदोरी के लिए इतने लॉयल हो, बहुत बड़ी बात। मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे भी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, आपको वेस्टर्न रहना अच्छा लगता है या फिर इंडियन रहना अच्छा लगता है? अभी मैं जैसे पहन के आई हूँ इंडियन, तो मुझे इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं वेस्टर्न नहीं पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ, मतलब जहाँ जैसा रिवाज, जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा पहनती हूँ मैं। बट एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं बताना चाहूंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना ज्यादा आस्था के प्रति डिवोटेड हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को बताना भी। मैं भी एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए। कृष्ण जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, और उससे ज्यादा राधा रानी को मानती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैंने आज तक जितनी भी चीजें राधा रानी से बोली है, उन्होंने कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर दी है। और एक बात है जो मेरे पेरेंट्स को पता है, बाकी मेरे इन लॉज को पता है, और किसी को नहीं। आज सबको पता चलने वाली है। पता चलने वाली ये बात। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले वृंदावन गई थी होली के टाइम पे। तो हम लोग दर्शन करने गए थे श्री जी के, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए थे, और वहाँ पे वीआईपी एरिया रहता है, वहाँ पर पंडित जी लेकर जा रहे थे। तो वहाँ बहुत रश था उस दिन भी, क्योंकि होली का टाइम था, रश तो रहता ही। एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, इतनी सी बच्ची थी, देखो मेरे रूम पे खड़े हो, इतनी सी छोटी सी बच्ची थी वो, और उसने मेरा चुन्नी खींचा। मैंने लहंगा पहन रखा था, मैंने और पंकज ने ही उसको देखा था और किसी ने नहीं। उसने मेरा चुन्नी खींचा और उसने मुझे बोला कि, वो बच्ची जो थी उनने मुझे बोला कि मेरे पैर छुओ। तो मेरे को वियर्ड साउंड हुआ, बट फिर भी मैंने उनके पैर छू लिए, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, ऑब्वियस सी बात है। मैंने उनके पैर छू लिए, और बोलती है कि अब राधे राधे बोलो, कुछ भी हो जाए सिर्फ राधे राधे बोलना। मैंने बोला हाँ राधे राधे ऐसे बोला, और पंडित जी ने बोला कि आगे चलो। तो हम आगे गए,
पर मेरे को फिर क्लिक हुआ वो चीज कि यार वो बच्ची कौन थी। हम पीछे देखे तो वो बच्ची वहां नहीं थी। मैंने पंकज को बोला, पंकज एक बार देखो वो बच्ची कहीं है क्या। उसने पूरा ढूंढा, वो बच्ची वहां नहीं थी। और मुझे उनका फेस अभी भी याद नहीं है कि कैसा था क्या नहीं था, बस मुझे उनके पैर याद है कि आलता लगे हुए पैर थे। तो मैं 2 दिन सो नहीं पाई थी बिल्कुल भी, कि मेरे को राधा रानी के दर्शन हो गए। मेरा जिंदगी सफल हो गया कि मेरे को मेरे राधा रानी के दर्शन हो गए। और मैं उनको बहुत मानती हूँ। हमारे घर लड्डू गोपाल, राधा रानी सब रखे हुए हैं। सुबह उठना, उनको नहलाना धुलाना खिलाना, फिर दोपहर का खाना, शाम को सारी सेवा हम करते हैं। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ उनसे, बहुत ज्यादा। जैसे सारी प्रॉब्लम्स उनको बताना, सारी सॉल्यूशंस वो देती है। अपनी खुशी की बात भी बताती हूँ मैं कि आज ये चीज हुई, राधा रानी ऐसा हुआ, राधा रानी वैसा हुआ। तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ उनसे। जैसे आपका साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। शायद वो भगवान जी थे या स्वरूप था उनका, पर जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब भी बोलिए जय श्री राधे, और जय राधा श्री रानी राधे। को हमेशा नमन कीजिए। अगर हो सके तो बरसाने जाओ, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपको बरसाने की होली के बारे में क्या कहना है आपको? बहुत ज्यादा अच्छी होली होती है। हम और हमारे फ्रेंड्स आई थिंक 2 साल से रेगुलर वहां जा रहे हैं होली खेलने के लिए, मैं क्योंकि भी एक वहाँ बार की गया होली- हूँ। आप गए हो? Yes, बहुत मैं भी मजा एक आता है। क्यों? बहुत वहाँ की एक्साइटेड होली रहती बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। मजा आता है। और वहाँ की लड्डू होली के बारे में क्या कहना है? मैंने लड्डू होली मिस कर दी थी इस बार, पर मैंने विजुअली बहुत सारे वीडियोस में देखा है। आजकल तो रील सबके हाँ। वायरल होते ही है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप लोग तो रील बनाने ही जाते हो, मतलब वहां पर हाँ। पूजा पाठ करने नहीं जाते। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम पूजा भी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पूजा करते हैं। अगर हम वीडियोस वहां जाकर नहीं बनाए भगवान जी के लिए, तो आप ही लोग हो जो हमें बोलते हो कि वहां बस जाती है और आ जाती है, वीडियो भी नहीं बनाती, हमें दर्शन भी नहीं कराती। तो देखो, मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको अपनी फैमिली मानती हूँ, और उन सबको दर्शन करवाना मेरा कर्तव्य है। तो मैं वहां जाती हूँ और ऐसा भक्ति भाव वाली वीडियोस बनाती हूँ अपने वॉइस में, ताकि आप सबको भी उनके दर्शन हो और आप सबको भी आशीर्वाद मिले, बस। तो यही सारे इन्फ्लुएंसर्स भी करते होंगे। बाकी जो बॉलीवुड सॉन्ग्स पे बनाता है उनको मैं ये बोलूंगी कि मत बनाइए, जाके वहां आस्था की वीडियोस बनाइए, ताकि हमारा हिंदुत्व और बढ़े और आगे जाए, बस। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है वैसे आपकी। थैंक यू। वैसे भी आपका उन क्रिएटर के बारे में क्या कहना है जो गलत बातों से वायरल हो रहे हैं और गलत तरीके से वायरल हो रहे हैं? नो कमेंट्स पहले तो, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी जहां तक मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना वो है, इंटेंशन है, जिसको जैसी वीडियोस बनानी है, जैसे वायरल होना है वो हो सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हम अगर अच्छी चीजों से वायरल हो तो बहुत सी चीजें यार, आप कॉमेडी करो, आप अपनी बिल्कुल। शायरी वीडियोस बनाओ, कुछ नहीं है तो लिपसिंग बनाओ, डांस बनाओ, बहुत सी चीजें हैं, टूरिज्म की वीडियोस बनाओ, ब्लॉगिंग चैनल बनाओ या कुछ ब्लॉग भी बनाओ। बट मतलब इन द सेंस बैड वर्ड्स बोल के आपकी ही इमेज डाउन होगी। बिल्कुल। पहली बात तो ये फैमिली है। और मेंबर भी नहीं देख हाँ, पाते। आप किसी को इंस्पिरेशन नहीं कर पाओगे, आप किसी ये की बात। इंस्पिरेशन बन ही नहीं पाओगे। जैसे आप एक लाखों दिलों की, मतलब करोड़ों की बोला जाएगा थैंक यू। इंप्रेशन हो आपका। ऐसा शायद आप समझते हो, बट थैंक यू सो मैं मच। हाँ, बस मैं यही बोलूंगी, कुछ ऐसी वीडियोस हमेशा बनानी चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हो सके। अगर आप बैड वर्ड्स यूज कर रहे हो तो लोग आपसे क्या ही इंस्पायर होंगे, बल्कि वो गलत चीजें ही सीखेंगे और बच्चे भी गलत सीखेंगे। हमारा जनरेशन और डाउन होगा, तो जनरेशन को अप करते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, फन करते हैं। तो जो नए वीडियो, जो इस तरह के वीडियो बनाना चाहते थे और जो नए शुरुआत करना चाहते थे गलत तरीके से, गलत बातों को लेके, तो वो ध्यान से सुनो। कितनी अच्छी बात कही है दी ने। एक क्वेश्चन था, जैसे आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन सा है? आपने बोला फेवरेट एक्टर कौन या। सा है, तो मैं एक्टर में ओ इंदौरी का नाम लूंगी, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग पसंद है। बट आप अगर मुझे पूछोगे कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में सबसे ज्यादा पसंद कौन है, तो तीनों को मिलाकर भी मुझे अल्लू अर्जुन बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी कहीं तक देख रहे हैं तो प्लीज अपने डीएम्स को चेक करिए। सर, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ फ्रॉम 10th क्लास। तो जब से मैंने आर्या मूवी देखी थी तब से मैं उनकी फैन हूँ। और आलिया आई थिंक फर्स्ट ही थी क्या? हाँ, फर्स्ट थी। तो मैंने फर्स्ट मूवी वो देखी थी आर्या, हाँ। और मैं तब से उनकी फैन हूँ। मुझे फिर बाद में धीरे धीरे इंसान का नेचर वगैरह उनके बारे में जाना, वो इतने डाउन टू द अर्थ है, इतने पोलाइट है, तो उनको देखकर भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। मेरे लिए तो बहुत बड़े एक्टर है वो। उनकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है आपको? आर्या, क्योंकि मैंने आर्या। शुरुआत ही वहीं से शुरुआती की थी। में से। और अभी की लाइक उनकी जो आई है रिसेंटली, पुष्पा। यार पुष्पा। कौन कौन नहीं बोलेगा पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। ये बहुत अच्छा था। मैं आपको काफी समय से फॉलो करते आ रहा हूँ, तो मैं देखा कि आपकी प्रोफाइल में बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो आप। हाँ, मैं भी बहुत शौक है मुझे ट्रेवल करने का, तो
आप ही को देखिए, मतलब यहाँ इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आती है आप लोग की, मैं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होता हूँ कि इतना ट्रेवल करूंगा इसके। आप इतने इंटरनेशनल ट्रिप किए, इंडिया में भी इतनी सारी अच्छी जगह घूमे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगती है? सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगती है? तो भाई इंडिया लगता है। इंडिया सबसे बढ़िया है, I love इससे my ज्यादा India. अच्छा कोई है ही नहीं। आई लव माई इंडिया, आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन। और इंडिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? वृंदावन। वृंदावन। पता नहीं क्यों वृंदावन में एक ऐसी चीज है, आप वहाँ अगर एक बार जाते हो ना तो शायद आप पागल हो जाओगे। मतलब वो आपको खींचेंगे। ऐसा है कि आप वहाँ गए तो वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन, और ऐसा ऐसा महसूस होता है, आपको खुद महसूस होगा कि कृष्ण जी कहीं ना कहीं आसपास हैं, ऐसा लगेगा आपको। मैं स्पेशली वो फील करती हूँ। मैंने भी कभी feel कभी किया तो हुआ ऐसा होता है कि मैं अकेले चली जाती हूँ वृंदावन, और वो इतना सेफ है। इंडिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस मैं बोल सकती हूँ वृंदावन को। वहां ना लहसुन प्याज खाते हैं, ना कुछ खाते हैं। आप मंदिर के बाहर भी बैठे रहो, मतलब वहां पे राजा हो चाहे रंक हो, सब एक समान है वृंदावन में। तो मेरे को वो चीज वृंदावन की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एकदम नेचुरल है सारी चीजें। मैं मतलब आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकती मुझे हाँ। वृंदावन कितना पसंद है, और तो- बरसाने भी। और वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा लगता है आपको? बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट। वो मतलब वो बोलते वैसे ना थोड़ा सा देसी टोन आता है, हाँ। लेकिन फिर भी बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे। हमें हमेशा दर्शन करवाते हैं लवीश गोस्वामी जी। आप लोगों को भी अगर दर्शन करना हो तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वीआईपी दर्शन होते हैं। हम भी उसी भीड़ से जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम सामने खड़े हो पाते क्योंकि हम आधा घंटा 1 घंटा वहाँ भीड़ में लगे रहते हैं, हाँ। तब जाके हम सामने खड़े हो पाते हैं। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि वीआईपी दर्शन है, वीआईपी हाँ, दर्शन है। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भीड़ में खड़े रहेंगे तो आपको भी आगे जाने का मौका मिलेगा, वो खुद देखते हैं। और मैंने एक चीज और नोटिस करी थी इस बार, पिछली बार मैं और रॉबिन गए थे वृंदावन। मुझे पता है कि मैं वृंदावन के बारे में बहुत कुछ बोल रही हूँ, पर क्या करूँ, मैं कृष्ण जी की बहुत मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने हाँ। के लिए, मुझे हम बहुत लोग गए थे और वहाँ बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, क्योंकि कृष्ण जी के पास पंखा चल रहा था, फूलों की सेज थी, सब थी। तो रॉबिन ने मुझे बोला था कि अलीशा देख, कान्हा जी को पसीने आ रहे हैं, मतलब स्वेटिंग आ रही है। हाँ। और वहां तो पानी का कोई सोर्स नहीं, और लिटरली मैं बता रही हूँ ऐसा लग रहा था कि उनको स्वेटिंग आ रही है, गर्मी के कारण उनको स्वेटिंग आ रही है, इतना ज्यादा भीड़ था। तो कान्हा जी एक मूर्ति नहीं है वहां पे, मतलब वहां पे सच में बांके बिहारी है। आप जाओगे तो आप फील करोगे कि सच में बांके बिहारी वहां है। मैं गया था लेकिन मैं बांके बिहारी मंदिर नहीं जा पाया। आपको जाना चाहिए। सबसे पहले आप बांके बिहारी मंदिर जाओ, चलो, अब next राधा trip वल्लभ वहीं जी की के रहेंगे। मंदिर जाओ। राधा वल्लभ जी के मंदिर तो मैं जब भी गई हूँ, वहाँ के पुजारी जी भी यही बोलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की जो गुरु जी है, हाँ। उनसे भी हम मिले, उन्होंने भी हमें बहुत सी बातें बताई, समझाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रवचन सुनना, स्पेशली प्रेमानंद महाराज जी का तो बहुत अच्छा उनसे लगता मिले? है। नहीं, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, पर मैंने उन्हें देखा है एक बार। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि मैं जरूर उनसे मिल पाऊँ। बाकी देखते हैं कि मिल पाते कि नहीं, नसीब अगर राधा रानी ने चाहा तो उनसे भी मिल लेंगे। जैसे आपको साक्षात भगवान ने दर्शन किए तो ये भी बहुत अच्छा नसीब ही हो कि मिल जाए आपको, कह सकते। बस किस्मत। मैं वृंदावन में इतना खो गई कि मैं आपको बताना ही भूल गई जो आपने क्वेश्चन पूछा था। Foreign आपने country. क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेन कंट्री में आपको कौन सी कंट्री पसंद है। तो फॉरेन कंट्री में मैं ज्यादा गई नहीं हूँ। मैं दुबई गई हूँ और थाईलैंड गई हूँ। मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं वहां गई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सॉरी, बट नहीं आया, मेरे लिए नहीं बना है। बाकियों के लिए बना होगा मे बी, पर मेरे लिए नहीं बना, और मैं कभी नहीं जाऊंगी, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। और दुबई मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे मतलब बहुत क्लीन है, बहुत ज्यादा सेफेस्ट सिटी है, बहुत अच्छा है। पर जो भी लोग दुबई जा रहे हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगी, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। वहां आप दुबई जरूर में? जाओ। दुबई में बहुत प्यारा मंदिर है, वहां आप जाओ, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ से बहुत से लोग थे जो नहीं गए थे, हम खींच खींच के उनको लेके गए थे कि चलो भाई दर्शन कर लो, दुबई में ऐसी चीज है। तो हम गए थे, वहां दर्शन किए, और दुबई में बाकी बुर्ज खलीफा भी देखा। हाँ। और डांस भी किया, बुर्ज खलीफा सब किया, मस्ती की, अच्छा लगा, दुबई अच्छा लगा। एक देखा जाए, एक जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको खास क्या देखना चाहिए दुबई में? मंदिर मंदिर? और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर। वहां पर एक डॉल्फिन वाला शो होता है, वो भी बहुत ही प्यारा होता है। हम वहां गए थे, हमें हाँ। बहुत मजा आया था। और बाकी तो बुर्ज खलीफा देखो ही देखो, क्योंकि वो सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा। तो उसको देखो। वैसे भी अभी तक आपने लाइफ में कितना अचीव कर चुके हैं, हाँ, आगे क्या अचीव करना चाहते हैं आप? यू आर टॉकिंग अबाउट माई ड्रीम? ड्रीम्स। ओके, तो देखो, मेरा एक छोटा सा ड्रीम था जब मैं 10th क्लास में थी, तब कि मैं अपने पेरेंट्स को एक छोटा सा हॉस्टल खोल के दूं, ताकि वो बुढ़ापे में भी हमेशा पैसे इनकम आते रहे, उनको हाँ। किसी चीज की कोई चिंता ना हो। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सच में इस ड्रीम को पूरा कर पाऊंगी। राधा रानी की कृपा से मैंने वो ड्रीम पूरा कर लिया, आई थिंक 2 साल पहले ही।
तो ये एक छोटा ड्रीम था जो मेरा पूरा हुआ था। मुझे अपना घर बनवाना था, हाँ। मैंने अपना घर बनवा लिया। मुझे वाह। अपने गांव का घर बनवाना था, वो भी अब स्टार्ट हो रहा है। मुझे अच्छी शादी करनी थी, वो भी शायद अब हो जाएगी। शादी का डेट यहाँ बिल्कुल रिवील नहीं करूंगी, बट शादी जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्द होने वाली है। बहुत जल्द हो जाएगी। और नेक्स्ट ड्रीम क्या है, तो एक और ड्रीम मेरा बचा है रेंज रोवर का। मुझे वो रेंज रोवर चाहिए। और सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मैं सबको खुश रख सकूं, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, मतलब सास ससुर, सबको खुश रख सकूं। बस यही एक ड्रीम है। मेरे ख्याल से ये ड्रीम है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं खुश रख पाती हूँ या नहीं रख पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि सब मेरे से खुश रहें। जो चीजें जिनको जिनको चाहिए ना मेरी फैमिली में, उनको मैं वो चीजें दिला सकूं। मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर आप सूखा रोटी भी खिला दोगे ना तो मैं रह लूंगी, पर मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरा खुद का पति, सास ससुर ननद, सब बहुत खुश होने चाहिए। उनको जो चाहिए मैं उनको दिला दूं। उनके मन में कभी ये ना हो कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है। बस भगवान इतनी कृपा करते हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए मत कृपा करो, पर मेरे सारे फैमिली के लिए कृपा करो, मेरे दोस्तों के लिए कृपा करो, बस। तो ये आपका ड्रीम सुन के ये मेरा dream है। मेरा भी यही ड्रीम होने लगा अब तो। अच्छा ऐसा। बहुत अच्छा ड्रीम है आपका। थैंक यू। वैसे भी अभी तक ये बहुत देर हो गई आपसे बात करते हुए। मैंने इतने देर में देखा कि आप राधा रानी को बहुत मानते हो और आप धार्मिक भी बहुत हो। भारत की बेटियां है, उनके लिए आपके लिए क्या राय है जो संस्कृति से जुड़े रहे? तो संस्कृति से जुड़े रहे, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि संस्कार, लोग बोलते हैं संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संस्कार कभी कपड़ों से नहीं होते। आप जो भी वेयर करते हो, जो भी, अगर आप अच्छी तरीके से उसको वेयर करते हो तो आप वेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप बड़ों को कितना सत्कार दे रहे हो, बड़ों से कितने आदर से बात कर रहे हो, छोटों से कितना नर्म दिल से बात कर रहे हो, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जहां आपको बोलना है, जहां आपके ऊपर गलत चीजें हो रही है, आप बोलो। ये सारी चीजें संस्कार में ही आती है। अगर आप पे गलत हो रहा है और आप उसको सहते जा रहे हो, तो ये आपके अच्छे संस्कार नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा एक बार, तभी जाकर आप मतलब बोल पाओगे कि नहीं, अपना स्टैंड लेना आना चाहिए। हर लड़की को आना चाहिए अपना स्टैंड लेना कि हाँ मैं सही हूँ, और जहाँ आप गलत हो वहां झुकना सीखो, हमेशा झुकना सीखो कि हाँ। और मैं एक चीज और बोलूंगी लड़कियों से, आजकल मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा देख रही हूँ ये चीज कि डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये चीज मेरे को पता है कि शायद ये अगेंस्ट जा सकते हैं, बट स्टिल मैं बोलूंगी ये चीज। पहले भारत में डिवोर्स नहीं होती थी, हाँ, क्योंकि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी। आजकल तो कॉम्प्रोमाइज नाम ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल भी नहीं। हम कमाते हैं, हमारे पास पैसा है, हम कमा रहे हैं, तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? ऐसा नहीं है। आपको रिश्ते को बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। कभी वो कॉम्प्रोमाइज करे, कभी आप करो। अगर आप थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे यार, बिल्कुल छोटे नहीं हो जाओगे। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रिश्ते को हमेशा बना के रखो यार। अगर आपने देखा होगा ना, फॉरेनर्स जो लोग हैं, वो इंडियन रीति रिवाजों में शादी कर रहे हैं ताकि उनका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग हो, और अब हो भी रहा है उनका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग। हमारे इंडिया में डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग फॉरेन कल्चर को ज्यादा देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। लड़का ये करता है, मुझे उससे बात नहीं करनी, आज तो ब्रेकअप। अरे भाई क्या भाई, ठीक है, उसको सुधारा जा सकता है, किसी भी चीज को सुधारा जा सकता है। बोलते ना टेढ़ा है पर मेरा है, तो वही समझो, और उसको तुम सुधारो, वो तुमको सुधारे। तो कभी भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं यार। कई बार ऐसा हो जाता है कि लड़का जो रहता है जॉबलेस हो जाता है, तो उस समय लड़कियां छोड़ देती है। नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की थोड़ी है, लड़कियों की भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको मतलब समझो कि अगर वो आज जॉबलेस है, आप उसके साथ खड़े रहोगे, उसका मतलब बल बन के रहोगे, तो वो आगे बढ़ पाएगा। अगर आप उसको बार बार कोसोगे कि यार ये तो कुछ कमाता ही नहीं है, मैं तो उसके साथ नहीं रहूं। तुम क्यों शादी किए? क्यों तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल इसलिए नहीं बनाया कि तुम उसको बोलो कि तुम जॉबलेस हो, तुम जॉब। अरे भाई कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल रही मैं हूँ, और नहीं मिले भी नहीं तो भी मैं हूँ, हमेशा मैं हूँ उसके साथ। ये चीज रखनी चाहिए लड़कियों को मेरे ख्याल से। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लड़कियों के ऊपर सारा प्रेशर, घर का प्रेशर, बहुत ज्यादा। अगर काम नहीं मिल रहा है उसको तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ बहुत ज्यादा। तो यही बोलूंगी कि मैंने जहाँ तक देखा है, समझो, मेरा भाई जो है ना, वो मेरा आइडियल है। हाँ। उसने हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाई। छोटा है वो मुझसे, पर बहुत मैच्योर है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा लड़का है। उसको देखकर मैं बोल सकती हूँ कि लड़कों के ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हम लड़कियों का क्या है, हमने पढ़ा, हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की लाइफ कठिनाई नहीं होती, लड़कियों की भी होती है, बट लड़कों की ज्यादा होती है। हमने पढ़ाई लिखाई करी, हमारी शादी हो जानी,
हम शादी करके जाएंगे, वहाँ हम बहू है, वहाँ भी हम थोड़ा बहुत काम वाम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं आती कि यार फैमिली वाले पैसे मांग रहे हैं, हमको पैसे देने हैं। कहीं से भी कमाना तो है ही, कमाना ही है। अभी आप मतलब देख रहे हो कि दहेज प्रथा ये वो, लड़कियां बोलती है दहेज ले रहा है, दहेज ले रहा है, तो आप भी तो ये पूछते हो ना कि तू भाई कितना पैसा कमाता है। हाँ। अभी मैं तेरे घर आऊंगी तो वो भी तो दहेज हुआ। तुम तो एक बोल रहे हो कि भाई एक लड़के को खींचे जा रहे हो, एक नौकरी चाहिए बढ़िया पैसे वाले बंदा चाहिए, तभी तुम शादी करोगी। जॉबलेस किसी को नहीं चाहिए, जॉबलेस किसी को नहीं चाहिए, तो भाई वो भी एक काइंड ऑफ दहेज हुआ। दहेज तो दोनों तरफ से हो रहा है फिर। तो वही बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सो मच। लड़के यार, लड़के बेचारे बहुत ज्यादा पिसते हैं गेहूं में, मेरे को इतना पता है। वैसे भी मैं एक लड़का हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत बहुत स्ट्रगल करना है। उनके कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को घर चलाना होता है, पर घर चलाने के लिए जो पैसे चाहिए ना वो लड़के ही लेके आते हैं। सैल्यूट है ऐसा है आपको। कि हाँ, लड़कियां भी कमाती हैं, करती हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं एक छोटा ईगो जरूर होता है, वो सब लड़कियों में होता है कि एजुकेटेड है, ये क्या कर सकते हैं। वैसे अभी कुछ समय कुछ शायद नेक्स्ट मंथ में राखी आ रही है, हाँ। तो राखी के लिए आपके क्या है, कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आप? राखी के लिए? हाँ, अपने छोटे भाई के लिए। अपने छोटे भाई जो वीडियो के फॉर्म में जब देखे वीडियो तो उनको बहुत अच्छे लगे। देखो, छोटे भाई के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, इसके लिए तो किताब भी लिख दूं तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा भाई ऐसा है। हाँ। सबके भाई अपने अपने सबके लिए प्यारे ही होते हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये बोलूंगी कि रॉबिन के जितने भी फ्रेंड्स है ना, हाँ। उन सबको भी मैंने भाई बना रखा है। तो अगर हमारी कुछ भी थोड़ी बहुत भी नोकझोंक होती है तो सबके सब मेरे सामने खड़े रहते हैं कि हमारी दीदी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे वाले सारे के सारे। तो भाइयों के लिए क्या बोलूं, दो लाइन बोलूं। भाइयों के लिए बोलूंगी कि मैं अपने भाई के लिए बोल रही हूँ, छोटे भाई के लिए, मेरा वो हिम्मत, मेरा वो सहारा है। हाँ। मेरा भाई मुझे मेरे जान से भी प्यारा है। क्या बात। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर मेरे को अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मैं अपने भाई के लिए दे दूंगी, एकदम हंसते हंसते दे दूंगी। हाँ। ऐसा है, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसी है। और मेरी बहन भी बहुत ही प्यारी और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा। वैसे आप लोगों के भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते है कि नहीं? नहीं होते। नहीं होते, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे और मेरे भाई के बीच आज तक लड़ाई झगड़े हुए नहीं, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग, वो मेरे से 6 साल छोटा है ना, बहुत हाँ। छोटा है मेरे से। तो हमारी बीच की बॉन्डिंग ऐसे है कि बेस्ट फ्रेंड। उसने मेरे को सारी बातें बताई, मैंने उसको सारी बातें बताई। मेरे और मेरी बहन के बीच में पहले लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि 2 ही साल का डिफरेंस है, बट अब तो नहीं होती। वो मुझे बहुत अंडरस्टैंड करती है। नजर ना लगे मेरी फैमिली को, बट हम सब एक मतलब ऐसे हैं। हाँ। स्ट्रगल्स, कभी कभी इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स भी आई है कि घर पे कुछ नहीं है तो अभी हम हंसते हंसते सोते थे, हंसते हंसते उठते थे, क्योंकि पापा का, एक्चुअली मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं हो गया था, लाइक वो लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, तो जल गया था पूरा पैर, और वो 6 महीने शायद घर पे ही बैठे रहे। तो उस टाइम सिचुएशन बहुत खराब थी घर की, बट स्टिल किसी को हमने पता ही नहीं लगने दिया। हमारी फैमिली ऐसी है, मतलब खुश रहते हैं, मतलब बस। हम साथ है कह सकते हैं। साथ। और वैसे ही मेरी ससुराल की भी फैमिली है, तो मैं मेरी फैमिली को पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसमें कोई नजर मत लगाना, ऐसे कर लेती। बिल्कुल भी नहीं लगाने का। वैसे मेरी 2 साल छोटी बहन है। अच्छा, 2 साल का डिफरेंस। 2 साल का डिफरेंस है लगभग। तो उसके साथ झगड़ा होता है तो एक महीने बात नहीं होती मेरी। बताओ। बाप रे, मैं तो अगर उससे लड़ भी लूं तो आधे घंटे भी नहीं वो कर सकती। तुरंत कॉल करूंगी, मेरे से लड़ाई की है, तो उसे बात नहीं करेगा। पहली बात तो मैं बड़ी हूँ तो सब मेरी सुनते हैं। वैसे दी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। वैसे आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं पब्लिक से ये बोलना चाहती हूँ कि द स्टोरी स्पीक्स, कहानियां बोलती हैं, ये इनके चैनल का नाम। जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और वायरल कर दो। और एक बात और, सभी बोलो जय श्री राम। इसको यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।